हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अभी तक हमने क्या देखा आपका, एक तो हमने कंसिडरेशन का टॉपिक पढ़ा, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कंसिडरेशन का मीनिंग क्या था। बेसिकली जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके बिहाफ पे हम जो भी चीज़ रिसीव करते हैं डेट इज़ कंसिडरेशन। और हमने उसमें एक इसेंशियल में एक बात भी पढ़ी थी कि वो लीगल होना चाहिए। तो आज की टॉपिक हम क्या कवर करने वाले हैं, डेट इज़ लीगैलिटी ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट या फिर लीगैलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो कंसिडरेशन हम कर रहे हैं या जिसके लिए हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, डेट इज़ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वो लीगल होना चाहिए। अब लीगल का क्या मतलब हो गया, अगर लॉ किसी प्रोडक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है या कानून की नज़र में, लॉ की नज़र में वो ऑब्जेक्ट लीगल है, तभी हम उसकी लीगैलिटी को प्रूफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डीलिंग कर रहे हो ड्रग्स में या आप अल्कोहल में आप कर रहे हो, तो ये सब क्या हो जाता है आपका इलीगल एक्टिविटीज़ में। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लॉ की नज़र में गलत होती हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि लॉ के द्वारा या कोर्ट के द्वारा उसको बैंड किया जा चुका है। अगर आप उनमें डीलिंग करते हो या उसका कंसिडरेशन रिसीव करते हो, डेट इज़ इलीगल। ठीक है, तो हमें यहीं पे ये चीज़ें पढ़नी होंगी। सबसे पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अब अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है या फिर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले देखो इनके बीच में डिफरेंस है। अब कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट का मतलब अलग अलग होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अब जैसे हमने पिछले क्लास में जो एग्जांपल लिया था कि हम 100 पेजेस प्रिंट चाहते हैं, तो ये जो 100 पेजेस हैं वो हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन उसके बदले जो हम पेमेंट कर रहे हैं, जो कैश हम दे रहे हैं, वो क्या है, हमारे लिए कंसिडरेशन है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी फोर्सेबल बाय लॉ मस्ट बी मेड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। मतलब कि सीधी बात है, अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा मेन मकसद होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर मिस हैपनिंग हो जाए तो हम उसको लेके कोर्ट में केस फाइल कर सकें, उसे स्यूड कर सकें। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम लीगल कंसिडरेशन और लीगल ऑब्जेक्ट्स में डील करते हैं। उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ मस्ट बी फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन और विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई भी कंसिडरेशन करते हैं या कोई भी चीज़ हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। मतलब कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। वहीं पे सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, एवरी एग्रीमेंट फॉर विच द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। मतलब कि कोई भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारा चाहे तो ऑब्जेक्ट या चाहे तो कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे मेन है और जो कि ध्यान देने वाली है। मतलब कि सेक्शन 10 कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट तो वैलिड होना चाहिए, मतलब कि लॉफुल होना चाहिए। वहीं सेक्शन 23 कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी इसके अंदर बताई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है व्हेन कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट या ये कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है, लेकिन लॉ की नज़र में गलत है, किस कंडीशन में इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको सेक्शन 23 डिफाइन करता है, जिसमें कि आपके 5 पॉइंट हैं। कौन कौन से हैं ये 5 पॉइंट। पहला पॉइंट कहता है फॉरबिडन बाय लॉ। मतलब कि कानून ने, किसी भी लॉ ने उसे गलत साबित ना किया हो, चाहे आपका क्रिमिनल लॉ हो गया या आपका कोई भी किसी भी तरह का लॉ हो गया, उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस कंसिडरेशन को गलत ना कहा हो। जैसे कि ड्रग्स को गलत साबित कर दिया गया है, अल्कोहलिक एक्टिविटीज़ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो लॉफुल नहीं माना जाता है। ये सब क्या है, लॉ के द्वारा ही गलत साबित किए गए हैं, तो उनको हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। दूसरा है डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर हम लॉ की बातों को या लॉ के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन्हें तोड़ते हैं या उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, अनलॉफुल हो जाता है। थर्ड है फ्रॉडुलेंट। मतलब कि अगर हम फ्रॉड एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये भी आपका अनलॉफुल है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर।
अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होता है कि किसी पार्टी को या किसी पर्सन को किसी तरह का कोई नुकसान हो जाता है या हमारी प्रॉपर्टी पे इसका कोई गलत इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये भी क्या हो जाता है आपका इंजरी। अगर कोई नुकसान होता है तो ये क्या होता है आपका अनलॉफुल एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारी पब्लिक पॉलिसी को गलत कर देती है या मॉरल एक्टिविटीज के बियॉन्ड चली जाती है, मतलब कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसकी एक लिमिट्स होती हैं। अगर हम उस लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं या किसी तरह से पर्सनली या रिलीजियसली किसी चीज के अगेंस्ट हम वर्क परफॉर्म करते हैं या इमोरल एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं तो ये भी क्या हो जाती है अनलॉफुल के अंदर आती है। ये टोटल 5 पॉइंट इसके अंदर बताए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अभी पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, ये सोसाइटी के अगेंस्ट जाना, ये मॉरल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, इनके बारे में देखते हैं। पब्लिक पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। अब देखो पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, कुछ ऐसी पॉलिसी कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिससे कि हम पब्लिक को, जो आम जनता है, उसे हम क्या कर सके, उनके वेलफेयर के बारे में सोच सकते हैं। देयरफॉर एनी एग्रीमेंट विच इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी इज अनलॉफुल। मतलब कि कोई लॉ अगर बनाया गया है जिसका मेन मकसद है कि सोसाइटी के अंदर शांति बनी रहे, वहां के लोगों की जो सोच है उन सबको हम सही तरीके से चला सके, तो वो सब किसके अंदर आता है आपका पब्लिक पॉलिसी के अंदर आता है। अगर कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट या हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट इसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करता है, इसे तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो क्या हो जाता है आपका अनलॉफुल हो जाता है। अब ऐसे कौन से एग्रीमेंट हो सकते हैं या ऐसे कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, प्रोमिसेस या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि हमारे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट की, जो क्या कहता है आपसे, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विथ एन एनिमी। अगर हम किसी देखो हमने एक पहले लेक्चर लिया था जिसे मैंने बताया था कि एलियन एनिमीज कौन होते हैं। अगर हम उन एनिमीज़ के साथ, मतलब कि उस कंट्री के साथ या उस कंट्री के पर्सन के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट नहीं करती है या वो हमारी कंट्री के लिए सही नहीं है, हम उनकी साथ किसी भी तरह का ट्रेड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपसे क्या कहता है, एग्रीमेंट इंटरफेसिंग विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, अगर हम उसके खिलाफ जाते हैं या उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो एग्रीमेंट भी अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है। कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, नंबर फर्स्ट आता है एग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोस्क्रिप्शंस। मतलब कि कई बार क्या होता है कि हम लॉ को फॉलो नहीं करते या लॉ में जो कंडीशंस लिखी गई हैं हम उनको फॉलो नहीं करते, उन्हें मानते नहीं हैं, तो ये एक तरह का क्या है, इंटरफेरेंस है जुडिशियल एक्टिविटीज़ में। वहीं अगर हम दूसरी चीज़ हैं तो एग्रीमेंट इन नेचर ऑफ मेंटेनेंस। कई बार क्या होता है कि हम एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसमें कि हम लॉ को तोड़ने की बात करते हैं। जैसे कि कह सकते हो कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है अदर पार्टी से कि अगर तुम ये लॉ तोड़ दो या तुम ये लॉ फॉलो ना करो तो हम तुम्हें $100 पे करेंगे, ₹100 पे करेंगे। तो ये क्या होता है, नेचर ऑफ मेंटेनेंस के अंदर आता है, जो कि लॉफुल नहीं है। थर्ड आता है इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कोर्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, हम उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं या उसमें दखलंदाजी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, एक तरह की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती हैं जो कि हम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड आता है आपका ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेस। ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेस का क्या मतलब होता है कि कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक प्रॉपर्टी है या फिर पब्लिक के द्वारा दिए गए जो टाइटल्स होते हैं जैसे कि पद्मश्री अवार्ड्स वगैरह हो गया, अगर आप उनकी सेल या परचेजिंग का काम करते हो तो वो भी क्या होता है, एक अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाती है। द एग्रीमेंट फॉर सेल एंड ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ऑफिसेज या फिर टाइटल्स जो कि पब्लिक के द्वारा आपको दिया गया है, तो वो सब कुछ क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट काम करता है।
फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया है आपका, एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग पर्सनल फ्रीडम। अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जो किसी पर्सन की फ्रीडम के अगेंस्ट है, मतलब कि खुद सोच विचार करने का जो अधिकार लोगों को दिया गया है, उनकी फ्रीडम जो दी गई है कि आप कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं, अगर हम उसके अगेंस्ट कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, एक अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाती है। मतलब कि आपको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि आप अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते, आपको कहीं आने जाने की फ्रीडम नहीं है। इस तरह का कोई भी अगर एग्रीमेंट किया जाता है तो वो अनलॉफुल होता है। वहीं पे बोला पॉइंट नंबर 5, अब इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंटल राइट को भी हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि जो पेरेंट्स हैं, अगर गार्जियन हैं आपके, तो वो आपको लेकर कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा करता है, ऐसा किया जाता है जिसमें कि उनको अपने अधिकारों से अलग कर दिया जाए, तो ये भी क्या होता है, एक अनलॉफुल एक्टिविटी होती है। 6th पॉइंट आता है एग्रीमेंट इन रिटेनिंग एंड ब्रोकेज ऑफ मैरिज। शादी रोकने के लिए या शादी तोड़ने के लिए किसी तरह का अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो ये भी अनलॉफुल माना जाता है, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। लास्ट में आता है 7th पॉइंट कि किसी भी तरह का अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, आप कोई बिजनेस करते हो, कोई कंपनी रेगुलेट करते हो, उसमें अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करता है या आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, आपको डिसीज़न नहीं लेने देता है, तो कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है तो वो भी अनलॉफुल एग्रीमेंट के अंदर ही कवर किया जाएगा। ये सारे टॉपिक थे लीगैलिटी के ऊपर कि कब आपका ऑब्जेक्ट और कब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या जब आपका कंसिडरेशन है उसे हम लीगल बोलेंगे। तो ये सारे वो टर्म्स थे जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े जिसमें कि हम पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा रहे थे। आई थिंक टॉपिक अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा।